बीए भाग 2 के द्वितीय सेमेस्टर के पेपर में वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट का पेपर है और जिसमें प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो आदि सब यूनिट बाय यूनिट अध्ययन करना है। तो मैं सबसे पहले प्लेटो को लेता हूँ। प्लेटो यूनानी राजनीतिक विचारक है जो वहाँ के सोफिस्ट पॉलिटिकल थिंकर्स की अगली पीढ़ी के रूप में आता है और राजनीतिक विचारक के रूप में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था और वह एक कुलीन परिवार में जन्म लिया था, जिसके कारण उसके परंपरागत जो विचार थे, उन विचारों का जो प्रभाव उसके ऊपर पड़ा वह उसके राजनीतिक सिद्धांतों में दिखलाई पड़ता है। प्लेटो कहता है कि ईश्वर का बड़ा धन्यवाद करता है। वो कहता है कि ईश्वर की बड़ी कृपा है कि मैं एक यूनानी हूँ, यूनान में पैदा हुआ हूँ और मैं पुरुष हूँ, स्त्री नहीं। मैं एक ऐसा जीवन प्राप्त किया जो कि पशुवत नहीं है। मैं एक बुद्धिमान और श्रेष्ठ परिवार में जन्म लिया और बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ में रह करके जीवन यापन किया। फोस्टर अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि प्लेटो जिस राजनीतिक विचारधारा के युग में पैदा हुआ, वह युग ऐसा था कि यूनान में उथल पुथल चल रहा था। ना तो कोई सामान्य राजनीतिक व्यवस्था थी और ना ही कोई निश्चित विधि या कानून का शासन था। वह युग एक ऐसा युग था जिसमें छोटे छोटे नगर राज्यों में भिन्न भिन्न राजनीतिक व्यवस्थाएं थी। जॉर्ज सेबाइन कहते हैं कि अपने पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि राजनीतिक चिंतन का वहाँ स्वरूप किसी व्यक्ति विशेष के विचारधारा पर निर्धारित था। सोफिस्ट जिस जिस स्थान पर जिस स्थिति में अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करते थे, उनके राजनीतिक सिद्धांत, उनके सामाजिक सिद्धांत, उनके परंपरागत और आधुनिक विचार भिन्न भिन्न थे। इसलिए वहाँ एक कोई भी राजनीतिक सिस्टम नहीं बन पाया। अर्नेस्ट बार्कर यूनानी राजनीतिक सिद्धांत में अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था बनने के लिए एक निश्चित सोच के विचारकों का अभाव था, जिसमें ना तो राजनीतिक सिद्धांत कोई प्रॉपर था और ना ही किसी प्रकार की विचारधारा। वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, उस राजनीतिक व्यवस्थाओं का जो स्वरूप था वह कहीं पर लॉटरी सिस्टम से चुनाव होता था और कहीं पर सैनिक शासन था जो शक्ति के बल पर शासक बन जाता था। इस तरह से जो शासन का एक स्वरूप होना चाहिए कि चाहे वह नगर राज्य की व्यवस्था हो या किसी साम्राज्य की। बड़ा राज्य कोई था नहीं, छोटे छोटे राज्य थे। और प्लेटो ने खुद लिखा है कि किसी राज्य की जनसंख्या 5040 या इसके एबव होना चाहिए। बहुत बड़े साम्राज्य या राज्य की बात वो नहीं करता था। उस समय की एक व्यवस्था थी जो कि रिपब्लिक पुस्तक का आरंभ ही न्याय से होता है। प्लेटो ने 4 सिद्धांत दिया है: न्याय का सिद्धांत, शिक्षा का सिद्धांत, साम्यवाद का सिद्धांत,
आदर्श राज्य का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम न्याय के सिद्धांत को लेते हैं, जो कि हमारे बीए के इस कोर्स में पहला यूनिट में पहला चैप्टर है। न्याय क्या है, यहीं से प्लेटो का न्याय सिद्धांत शुरू होता है। वास्तव में प्लेटो की जो पुस्तक है वो संवादात्मक शैली में लिखी गई है। उसमें विभिन्न पात्रों को संवाद दिया गया है, जैसे क्रीटो, सिफालस, पोलीमार्कस, ग्लांकन, ऐसे थ्रेसिमेकस, ऐसे तमाम विद्वान हैं जिनकी बातों को वह कहलवाया है, उनके मुख से कहलवा करके और फिर उसका खंडन करता है। अपनी बात जो वह कहता है वो सुकरात नामक पात्र के मुख से कहता है, और वही प्लेटो के विचार हैं। सुकरात उसका गुरु था। जिस 20 वर्ष की अवस्था में उसने सुकरात के शैक्षणिक कार्यकाल में अध्ययन करना शुरू किया और उसके जीवन पर्यंत वह उसका शिक्षक बना, उसका शिक्षा ग्रहण किया। सुकरात उस समय का सबसे विद्वान और प्रसिद्ध सोफिस्ट था, और ऐसे विद्वान का शिष्य होना प्लेटो गर्व महसूस करता था। आपको संक्षेप में बता दें कि सुकरात एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सभी नागरिकों को, सभी व्यक्तियों को सद्गुणी बनाने के लिए अपना शिक्षा आरंभ किया, और उसकी जो शिक्षा थी वह एक आदर्श शिक्षा कह सकते हैं आप। मानव को सद्गुणी जीवन जीना चाहिए, और सद्गुण का विकास लोगों में कैसे हो, जीवन के आचार विचार कैसे होने चाहिए, शासन कैसा होना चाहिए, व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, हर व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, उसके अधिकार, उसको क्या क्या करना चाहिए, उसके अधिकार क्षेत्र में है क्या, राज्य और व्यक्ति का संबंध कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ों पर वह विस्तृत ढंग से विचार प्रस्तुत करता था। और उसके इस तरह के विचार देने से उसकी इतनी ख्याति फैल गई थी कि वह एक कमरे में बैठ करके कोई शिक्षा नहीं दे सकता था। वह ऊंचे टीले पर खड़े होकर के, और जब वह व्याख्यान देता था तो उस समय की संख्या में हजारों लोग खड़े होकर के, उस समय जनसंख्या सीमित होती थी, फिर भी हजारों लोग खड़े होकर के उसकी शिक्षा को सुनते थे, जिससे उस शासक को, तत्कालीन शासक को ये लगा कि सुकरात हमारा तख्ता पलटना चाहता है और स्वयं शासक बन जाएगा। इसलिए उसने राजद्रोह का मुकदमा कायम किया इनके ऊपर। सुकरात को मृत्युदंड का सजा सुनाई गई, और अगली अदालत में अपील करने के लिए उनके शिष्यों ने प्रयास किया, लेकिन सुकरात ने कहा कि नहीं, जस्टिस इज जस्टिस, न्याय तो न्याय होता है, वो चाहे एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया हो, एक संस्था के द्वारा दिया गया हो, या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा दिया गया हो। न्याय देने में अगर उसने कोई त्रुटि की है तो उसके वह ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। ईश्वर उसे उसके उस कर्म का दंड देगा। मैं किसी अन्य अदालत में अपील करने के लिए नहीं जाऊंगा। और शिष्यों ने सुरंग खोद करके यहाँ तक कि उसको भगाने की भी चेष्टा की थी, लेकिन उसने जाने से, भागने से मना कर दिया। और वह अंतिम में क्या करता है कि सभी के सामने अपना अंतिम भाषण देता है, और भाषण दे करके विष का प्याला वो पीता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस तरह से अन्यायपूर्ण ढंग से उसके जीवन का अंत होता है, और इस अंत से प्लेटो के विचार में, व्यवहार में बड़ा बदलाव आ जाता है, और वहीं से प्लेटो ने अपने जीवन को एक ऐसी दिशा में मोड़ देता है कि वह एक दार्शनिक फिलासफर बन करके उभरता है। समाज को सद्गुणी बनाने के लिए, समाज को ऐसा स्वरूप देने के लिए
कि जिसमें आदर्श राज्य की स्थापना हो सके। फिर वह अपनी पुस्तक द रिपब्लिक 40 वर्ष की अवस्था में अपनी पुस्तक द रिपब्लिक की रचना करता है और उसमें ये 4 सिद्धांत देता है, न्याय का सिद्धांत, शिक्षा का सिद्धांत और साम्यवाद का सिद्धांत, लास्ट में आदर्शवाद का सिद्धांत देता है। उसकी 3 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, द रिपब्लिक, द लॉज और द स्टेट्समैन। द रिपब्लिक में उसके युवा और क्रांतिकारी विचारों का बड़ा बढ़िया पुट मिलता है और वह तत्कालीन समय में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के रूप में प्रसिद्ध है। आज भी रिपब्लिक के विचारों का कोई जोड़ नहीं। रिपब्लिक में प्लेटो ने न्याय के बारे में जो अपनी विचारधारा आरंभ की, वह शुरू करता है संवादात्मक शैली से। सबसे पहले वह अपने मित्रों से पूछता है कि आप बताओ, व्हाट इज जस्टिस, न्याय क्या है। सिफालस से पूछता है, सिफालस से कहता है कि न्याय क्या है, आप न्याय के बारे में क्या जानते हैं, न्याय को बताइए। सिफालस उत्तर देता है कि सत्य भाषण करना तथा ऋण की अदायगी करना ही न्याय है। सत्य भाषण करना और मनुष्य तथा देवताओं के प्रति ऋण की अदायगी करना, इस बात को वह जब कहता है तो प्लेटो उसका खंडन करता है। कहता है कि सत्य भाषण करना ठीक है, कोई भी व्यक्ति जैसा भी हो उसे सत्य भाषण करना चाहिए, लेकिन यदि किसी उस भाषण से राष्ट्र का अहित हो रहा है, देश का अहित हो रहा है, समाज का अहित हो रहा है, तो उस भाषण से परहेज करना चाहिए। नहीं तो उदाहरण देता है, फोस्टर लिखता है कि अपनी पुस्तक में कि यदि कोई व्यक्ति अपने देश के विरोधियों को, दुश्मनों को लेकर के और देश में घुसाता है बॉर्डर से और देश और समाज पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, उससे अगर कोई अन्य व्यक्ति की मुलाकात होती है और वो पूछता है कि ये ऐसा हम कैसे सफल होंगे, और वो अपने देश की रक्षा के लिए उसे यह गलत रास्ता बता सकता है, झूठ बोल सकता है। लेकिन यदि सत्य भाषण करता है तो उस राष्ट्र के लिए खतरनाक होगा। आज के उदाहरण अगर हम दें तो जैसे कोई विदेशी आतंकवादी आता है और भारत में घुसने की लिए रास्ता पूछता है, तो उसे सही रास्ता ना बताना ही न्याय है। वहाँ झूठ बोलना ही न्यायपूर्ण होगा, सत्य भाषण करना नहीं। अर्थात जैसे किसी व्यक्ति को मारने के लिए कोई व्यक्ति ढूंढ रहा हो और वह कहीं भाग करके छिपा हो, अगला व्यक्ति जानता है, उससे पूछा जाता है कि आप जो है बताओ इधर से कोई व्यक्ति गया है, तो उसे गलत रास्ता बता दे कि नहीं मैंने नहीं देखा, इधर कोई नहीं आया, उधर गया होगा, तो यही उसके लिए न्याय है। तो यहाँ वह सत्य भाषण का भी एक तरह से खंडन करता है। कहता है कि सत्य भाषण देश, राष्ट्र और समाज के हित के अनुरूप होना चाहिए। दूसरी बात वो कहता है कि सत्य भाषण करना और ऋण की अदायगी। ऋण की अदायगी, फोस्टर अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि प्लेटो रिपब्लिक के पेज 6 पर वो लिखता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से असलहा मतलब हथियार, शस्त्र लेकर के मांग करके ले आता है और वह स्वस्थ चित्त व्यक्ति, शुद्ध मस्तिष्क का व्यक्ति है, उसने उस दूसरे व्यक्ति को दे दिया, और जब वह
दे दिया, उसके बाद कुछ दिनों के अंतर पर वह मानसिक संतुलन खो देता है, पागल हो जाता है। और पागल होने के बाद वह उस व्यक्ति से अपना वह दिया हुआ शस्त्र मांगता है कि मुझे दे दो, हमने जो आपको दिया था। तो उस ऋण की अदायगी अन्याय होगा, न्यायपूर्ण होगा, न्यायपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि वह पागल उस हथियार से किसी को भी मार सकता है, अहित कर सकता है। तो इसलिए वह ऋण की अदायगी हर परिस्थितियों में न्यायपूर्ण नहीं होगी। इसके बाद परंपरागत विचारधारा में कहता है प्लेटो कि पोलीमार्कस, आप ये बताओ कि न्याय क्या है। तो पोलीमार्कस कहता है कि ये चूँकि सिफालस का पुत्र था, तो सिफालस के विचारों को ही आगे बढ़ाता है और कहता है कि वो सत्य भाषण करना, ऋण की अदायगी करना, और जो जिसे प्राप्य है उसे प्राप्त होना चाहिए। शत्रुओं के प्रति शत्रुता और मित्रों के प्रति भलाई करना ही न्याय है। न्याय एक कला है जो चतुराई के साथ प्रयोग किया जाता है। अब प्लेटो कहता है कि न्याय अगर कला है और वो चतुराई के साथ प्रयोग किया जाता है, तो डॉक्टर अपनी कला का प्रयोग मरीज को जिलाने के लिए भी कर सकता है और डॉक्टर डेथ के रूम में मारने के लिए भी कर सकता है। तो इस तरह से यह न्याय नहीं बल्कि अन्याय होगा। शत्रु और मित्र की पहचान बड़ा कठिन है। कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो मुख में राम बगल में छुरी, सामने तो प्रेम से बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे वो उसकी जड़ काटने में लगे रहते हैं, मारने में लगे रहते हैं। जैसे आप अगर पढ़े होंगे तो जूलियस सीजर का मित्र ब्रूटस ने ही पहली छुरी पीठ में घोंपा था जूलियस सीजर को, मित्र बन करके। तो ऐसे मित्रों का पहचान करना बड़ा कठिन है। तो इस तरह से और शत्रु के साथ शत्रुता का व्यवहार करना, उन्हें भलों के साथ भलाई करना तो ठीक है, लेकिन अगर शत्रुओं के साथ बुराई करेंगे तो और बुरा बन जाएगा। इसलिए यह न्याय कदापि नहीं हो सकता। मैं प्लेटो के परंपरागत न्याय के विचारधारा को मैंने आपको बताया, जिसे आप लोग एक छोटी वीडियो में दे रहा हूं, जिससे कि आप लोग आसानी से समझ सकें। मैं इसके दूसरे विचारधारा को, जो एक तरह से शक्ति या क्रांतिकारी विचारधारा है, उग्रवादी विचारधारा के रूप में है, मैं न्याय का दूसरा विचार मैं अगली वीडियो में दूंगा। आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और सुनिए। आपका कोर्स एक एक करके इसी तरह से कंप्लीट होगा। छोटे छोटे वीडियो में अगर आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको कहीं अन्यत्र जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपको संपूर्ण शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। मैं बहुत विस्तृत रूप से इसलिए नहीं बता रहा कि आप लोगों को पढ़ने में, समझने में, सुनने में, देखने में समस्या होगी। एक बार मैं छोटी छोटी वीडियो में आपको पूरा अध्ययन करा देता हूँ। इसके बाद मैं इसकी गहन विचारधारा का जो माइन्यूट चीज़ें हैं वो पीजी के क्लासेज में मैं दूंगा। और पीजी के क्लासेज में फिर आपको सोफिस्ट विचारधाराओं से लेकर के और आगे तक के संपूर्ण विचारधारा का एक एक करके विशद और विस्तृत और बड़ी वीडियो होगी। आप सभी को मैं ग्रुप में इसे सेंड करूंगा। सब लोग इसे देखिए, पढ़िए, सुनिए और घर में बैठ करके भी अध्ययन करिए, और जिससे आप लोगों को, क्योंकि मई में ही एग्ज़ाम हो जाएंगे आप लोगों के, 1 मई से तो अभी प्रस्तावित है। इसके बाद आगे की क्या व्यवस्था होगी, जैसा भी विश्वविद्यालय प्रशासन निश्चित करेगा, तो आप लोग इसे लीजिए और सब्सक्राइब करिए और पढ़िए। आज से प्रतिदिन एक एक दो वीडियो मैं सेंड करता रहूँगा।